नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार दुबे, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 भुवनेश्वर से। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ कक्षा 9वीं के दूसरे अध्याय ल्हासा की ओर को लेकर। आइए इसका हम अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, यात्रा वृत्तांत एक ऐसी गद्य विधा है जिसको पढ़ते समय लेखक के द्वारा लिखी हुई यात्रा विवरण को हम खुद महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हम भी लेखक के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो आइए हम सब भी चलते हैं ल्हासा की ओर। इस अध्याय को पढ़ने से पहले लेखक से परिचित हो जाएं। इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन जी। इनका जन्म सन 1893 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। सन 1930 में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इनका नाम बदला और इनका नाम हो गया राहुल सांकृत्यायन। पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ये जानकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा, वोल्गा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र आदि। लगभग इन्होंने 150 पुस्तकों की रचना की है और यात्रा वृत्त लेखन में इनका अन्यतम स्थान है। अन्यतम मतलब इनके समान किसी और को स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। सर्वोच्च स्थान पर यह है, यात्रा वृत्त लेखन में ये सर्वोच्च स्थान प्राप्त है इन्हें। पाठ का सारांश जान लें। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में, आज़ादी से पहले की बात है ये, सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। विद्यार्थियों, छद्म वेश मतलब होता है व्यक्ति जब अपने आप को छिपाने के लिए कुछ दिखावटी वेशभूषा धारण कर लेता है, उसे कहते हैं छद्म वेश। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। नेपाल से तिब्बत का रास्ता पहले पुराना यह था, भारत से नेपाल जाया जाता था, वहाँ के काठमांडू से फिर तिब्बत के ल्हासा की ओर जाते थे। पुराना रास्ता था, अब दूसरे रास्ते बन गए हैं, उसके द्वारा भी ल्हासा तक पहुंचा जा सकता है। तो ये पुराने रास्ते से ही जो नेपाल से होकर जाता था, इसी रास्ते का इन्होंने उपयोग किया था। आइए ल्हासा के बारे में पहले जान लें। ल्हासा चीन के स्वायत्त प्रांत तिब्बत की राजधानी है। स्वायत्त मतलब वहाँ का जो राजकाज व्यवस्था वगैरह है वो तिब्बत जो है वो खुद अपना देखता है, हालांकि वह चीन के कब्जे में है। ल्हासा का अर्थ है देवताओं के रहने का स्थान। ल्हासा शहर का इतिहास पुराना है और वह धार्मिक व सांस्कृतिक वातावरण से परिपूर्ण है। शहरी इलाके में बड़ा मठ, पाखो सड़क और पोताला महल और अन्य रमणीक स्थल देखने को मिलते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए दिल में ल्हासा पवित्र शहर है। इसी ल्हासा की यात्रा लेखक कर रहे हैं। आइए इस अध्याय को हम पढ़ते हैं। चूँकि यह यात्रा विवरण है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो लेखक के शब्द है, जो विवरण है, उनको वैसा के वैसा आपके सामने प्रस्तुत करूं और उसे समझाते चलूं। अध्याय 2 ल्हासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करते थे। जिस रास्ते से लेखक जा रहे थे, उसी रास्ते से ये व्यापारी मार्ग के रूप में भी प्रयोग होता था। हिंदुस्तान से कोई भी चीज़ जाती थी तो उसी रास्ते से होकर जाया करती थी तिब्बत तक। रास्ते में फौजी किले भी पड़ते हैं। यह व्यापारी की नहीं, सैनिक रास्ता भी था। सेना भी आया जाया करती थी, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी सैनिक टुकड़ियाँ यहाँ रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। चूँकि अब चीनी पलटन रहती नहीं है और पहले जैसी स्थिति रही नहीं, तो धीरे धीरे जब कोई भी स्थान पर नहीं रहा जाता तो वो स्थान क्या है, भग्न होने लगता है, टूटने लगता है और उजाड़ वीरान सा हो जाता है। चीनी किले हैं वो अधिकांश रूप से वीरान उजाड़ हो गए हैं, किंतु दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। पूरी तरह से ये निर्जन नहीं है। चूँकि किसानों को एक अच्छा भला रहने का स्थान मिल गया, उनकी थोड़ी सी मरम्मत कर ली होगी और रहने के योग्य बना लिया, तो इसलिए
दुर्ग के कुछ हिस्से, किले के कुछ हिस्से आबाद दिखाई देते हैं। तिब्बत की संस्कृति के बारे में भी लेखक ने इसमें बताया है। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था। परित्यक्त मतलब जिसे छोड़ दिया गया है, त्याग दिया गया है। लेखक और उसके साथी वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे हुए थे। तिब्बत के यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं, पर कुछ आराम की बातें भी हैं। तकलीफ ही तकलीफ नहीं है, कुछ सुविधाएं भी हैं। कैसे? जैसे वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न ही औरतें पर्दा ही करती हैं। औरतें पराये पुरुषों के सामने आने में झिझकती नहीं थीं। तिब्बत संस्कृति की एक झलक दिखाई है लेखक ने इसमें। और तिब्बती औरतें हैं वो पर्दा नहीं करती। इसके कारण से क्या होता है कि अपरिचित व्यक्ति आते हैं तो उनके लिए चाय भी बना देती हैं वो। आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं चाय बनाने के लिए। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे वहाँ खोटी कहा जाता है, में रख के आपको दे देगी। लेखक ये बता रहे हैं। मतलब कोई भी औरत है वो सर चाय बनवाने के लिए आपको संकोच करने की जरूरत नहीं, बस चाय पत्ती दे दीजिए। उधर जो चाय बनती है उसमें नमक और सोडा का भी उपयोग किया जाता है, मक्खन का उपयोग किया जाता है, ताकि गर्मी में होंठ इत्यादि न फटे। तो वहाँ इस प्रकार के चाय बनती है। तो आप चाय पत्ती भर दे दीजिए और जो सामग्री आप डलवानी है वो दे दीजिए, तो वो चाय पका के दे देंगे आपको। मना नहीं करते हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है जहाँ पर चाय पकाई जा रही है, और यदि किसी को ये डर लगता है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, कुछ उन लोग अपने पास रख लेंगे, तो यदि ऐसा आपको ऐसी आशंका है तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं, जितना मक्खन डालना हो। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, फिर से नमक मक्खन उसमें आप डाल सकते हैं। इस तरह से यदि आपको संदेह आशंका होती है तो आप अपने हाथ से भी मक्खन इत्यादि उसमें मथ के ला सकते हैं। वो बुरा नहीं मानते हैं, इतनी उदारता है उनमें। देखिए, ठहरने की जगह अब आगे जा रहे हैं तो कैसे, कहाँ रुकें, क्या करें। तो परित्यक्त चीनी किले से जब हम ये आगे चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी मतलब एक प्रकार से जो उन्होंने एक मजिस्ट्रेट जैसे व्यक्ति थे, उससे उन्होंने एक जो यात्रा अनुज्ञा पत्र, मतलब यात्रा करने के लिए एक अनुमति पत्र बनवा लिया था, और वो मांगने के लिए आया एक व्यक्ति। भाई आपके पास अनुमति पत्र है कि नहीं है? क्योंकि तिब्बत वाले व्यक्ति, तिब्बत में रहने वाले लोग ये चाहते थे कि बाहरी व्यक्ति, दूसरे देश का व्यक्ति उनके यहाँ ज़्यादा न आए, ताकि उनकी संस्कृति ज्यों की त्यों बनी रहे। तो अनुमति लेनी पड़ती थी। और यदि मान लीजिए आप बिना बताए, आप बिना अनुमति किस प्रकार से आप प्रवेश कर गए हैं तिब्बत में, तो आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता था। तो इसलिए अनुमति पत्र अपने मंगोल दोस्त की सहायता से उन्होंने अनुमति पत्र बना ली थी। तो वो अपने साथी सुमति है, उसके साथ वो अनुमति पत्र लेकर आए थे। वो अनुमति पत्र उन्होंने दे दिया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी, व्यक्ति मांगने के लिए आया तो। क्योंकि एक पुल पार करना था, नदी में पुल बना हुआ था, वो अनुमति पत्र के बिना वो पुल पार नहीं कर सकते थे। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। भिखमंगे के वेश में थे लेखक, साथ ही उनके जहाँ साथी थे एक मंगोल भिक्षु सुमति, वो भी। तो बहुत अच्छा रहने का स्थान मिल गया उन्हें, और वहाँ पर उन्होंने आराम किया। क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्र है, यह दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए रात्रि काल में विश्राम किया जाता है और दिन में यात्रा की जाती है। रात्रि में कोई भी यहाँ पर सफ़र नहीं करता है। लेखक बता रहे हैं कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे। लेखक 5 साल बाद जब आए थे वापस, और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में आए थे, घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। लेखक बता रहे हैं जाते समय तो बढ़िया अच्छी जगह मिल गई रहने के लिए, पर जब वापस आए थे एक बार 5 साल के बाद, तो अच्छी जगह नहीं मिली थी, जबकि अच्छी वेशभूषा में आए थे तो भी। अब इसका कारण क्या रहा होगा? लेखक बताते हैं कि बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त क्षंग पीकर बहुत कम होश आवास को दुरुस्त रखते हैं।
मतलब वहाँ स्थानीय लोग हैं, वो स्थानीय एक नशीला पेय पदार्थ होता है जिसे वहाँ स्थानीय भाषा में छंग कहा जाता है। वो पीने के बाद वो होश खो बैठते हैं, सही क्या है गलत क्या है, किसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, इस चीज़ की समझ उनकी खो जाती है। तो वो उस समय नशे में रहते हुए, इसलिए देर हो गई थी उन्हें लौटते समय, और उस समय स्थानीय जो लोग थे वो छंग के नशे में थे, इसलिए उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ और अच्छी वेशभूषा भी होने के बावजूद उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिल पाया था। तो ये अपना अनुभव बता रहे हैं लेखक कि कभी अच्छा स्थान भी मिल जाता है सामान्य वेशभूषा या भिखमंगे के वेश में भी, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छा वेशभूषा धारण भी किए हुए हैं फिर भी रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिल पाता। समय समय की बात है और वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है यह। लेखक आगे बढ़ रहे हैं और एक निर्जन स्थान पड़ता है इस रास्ते में लहासा जाते समय, डाड़ा थोंगला। ये स्थान बहुत ही विकट है। ये डाड़ा थोंगला पार करना था। डाणे ये ऊंची ज़मीन को कहा जाता है, जो ज़मीन बहुत ऊंची होती है उसे स्थानीय भाषा में डाणा कहते हैं। तो डाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। जहाँ जहाँ पर इस प्रकार से डाणे हैं वहाँ पर खतरा है। लेखक बताते हैं कि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, आसपास कोई गांव ही नहीं, निर्जन जनशून्य बिल्कुल। और साथ ही नदियों के मोड़ पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, दिखाई नहीं देते, क्योंकि नदियों के कारण घुमावदार रास्ता होता है या पहाड़ियों के कोनों के कारण आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता। और जो ऐसा निर्जन स्थान है जहाँ आसानी से छिपने की जगह हो तो वो डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है ये। यहाँ डाकू वगैरह छिपे रहते हैं, तिब्बती जो डाकू होते हैं। इतना निर्जन स्थान है। अब यहाँ पर खतरा, बड़ा जोखिम। लेखक बताते हैं कि उन्हें पता चलता है कि तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। मतलब यदि गांव में किसी की हत्या हो गई तो हत्यारे को सज़ा भी मिल सकती, पर इस निर्जन स्थान में तो कुछ नहीं जाना जा सकता कि किसने मारा, कब मारा। इधर आने जाने वाले लोग ही बहुत कम हैं। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च ही नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता। खर्च करने से भी क्या फ़ायदा भाई, जब किसी पर हत्या का आरोप लगता है तो ये होना चाहिए कि किसने ये हत्या होते हुए देखी। तो यहाँ तो कोई गवाह नहीं मिलेगा, निर्जन स्थान है, इसलिए सरकार भी इस क्षेत्र को उपेक्षित करती है। यहाँ पर कोई खुफिया विभाग और पुलिस के लिए खर्च वो नहीं करती है। यहाँ के डकैत भी विशिष्ट तरीका अपनाते हैं। पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ के लोग हैं वह हथियार, पिस्तौल, बंदूक इत्यादि लेकर ऐसे चलते जैसे लाठी लेकर चलते हैं दूसरी जगहों पर। अब डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, व्यक्ति मार सकता है अचानक किसी डाकू को देखकर अपनी जान की रक्षा के लिए। तो डाकू इसीलिए क्या है, जैसे ही किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं पहले उसे मार देते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं इसके पास कुछ धन संपत्ति, कुछ पैसे वैसे हैं कि नहीं है। तो इतना जोखिम भरा यह रास्ता है डाड़ा थोंगला। अब लेखक जो थे और उसके साथ मित्र थे, अब इन लोग भी जा रहे थे, तो अब इनके मन में था कि डाकू यदि आ गए तो हम कैसे बचेंगे। तो उन्होंने एक अच्छा उपाय निकाला था। वो लेखक बता रहे हैं कि गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते डाकू जैसी, टोपी उतार जेब निकाल भीख मांगने लगते। स्थानीय भाषा में कुची कुची एक पैसा, मतलब दया कीजिए एक पैसा दीजिए। इस तरह से उन्होंने एक तरीका निकाल रखा था कि डाकू की तरह दिखने वाला कोई व्यक्ति होगा तो हमें मारे इससे पहले हम उसे इस तरह की बातें करेंगे कि हम बहुत गरीब हैं, हमें भीख में एक पैसा दे दीजिए, दया कीजिए। तो स्वाभाविक है कि डाकू सोचेगा जो खुद पैसे मांग रहा है, जो भीख मांगा है, उसके पास क्या पैसे होगा, तो उसको मारने से फ़ायदा है नहीं। तो इस तरह से वो अपनी जान की रक्षा के लिए उन्होंने मानसिक रूप से तैयारी कर ली थी। अब जो डाड़ा थोंगला की चढ़ाई करनी थी, देखा कि ऊंची चढ़ाई है, और तब लेखक ने मित्र से कहा, सुमति से कहा कि पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, अब पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते हैं।
और अगला जो पड़ाव था जहाँ उन्हें रुकना था वह 16-17 मील से कम नहीं था। 16-17 मील देख लीजिए। अब 1 मील होता है वह लगभग 1.6 किलोमीटर के बराबर 1 मील होता है। 1 किलोमीटर में 3280 फुट होते हैं और 1 मील में 5280 फुट, तो 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा बराबर 1 मील होता है। तो मैंने सुमति से, लेखक ने कहते हैं कि मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। लंकोर तक की यात्रा हम करेंगे, वो घोड़े में करेंगे, उसके बाद फिर पैदल। सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। खुद भी बैठ कर जाएंगे तो पैरों को भी आराम मिल जाएगा, साथ ही सामान भी रख लेंगे। ये तो ऊंची चढ़ाई है, ऊंची चढ़ाई में सामान को पीठ पर लाद कर चलना बहुत दुष्कर होगा, बहुत कठिन कार्य होगा। तो 2 घोड़े लेकर चलने की योजना बनी। अब व्यवस्था हो गई। दूसरे दिन घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले और डाणाथोंगला के शिखर पर पहुंच गए। डाणे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ठीक डाणे के ऊपर जा पहुंचे। और उस समय लेखक बताते कि हम समुद्र तल से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। ये डाणाथोंगला का एक दृश्य देख लीजिए, इस प्रकार का दृश्य है वहाँ का। अब और भी आसपास का दृश्य किस प्रकार से दिखाई देता है, डाणाथोंगला का दृश्य उसका लेखक ने वर्णन किया है कि हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। भीटे मतलब जो टीले के समान ऊंची जगह होती है उसे भीटे कहते हैं। तो भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरफ की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। चित्र में भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। एक तरफ देखिए आप श्वेत शिखर हिमालय के बिल्कुल नंगे पहाड़, जहाँ पर कि नंगे पहाड़ लेखक ने इसलिए इस विशेषण का प्रयोग किया है क्योंकि न उसमें बर्फ़ है न हरियाली, और फिर कम बर्फ वाली चोटियाँ भी दिखाई देती हैं। ये डाणाथोंगला के आसपास का दृश्य है। और उसी डाणाथोंगला में सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजा हुआ था। लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर डाणाथोंगले के इस देवता को प्रणाम करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनकी यात्रा सकुशल हो सके। आइए अब तक हमने जितना अंश पढ़ा उससे कुछ प्रश्नों के बारे में और उसके उत्तर के बारे में जान लें। विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए कि भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला और दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला, क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि पहली बार लेखक भिखमंगे के वेश में थे, फिर भी लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिला था, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्र वेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग शाम होते ही छंग पीकर होश खो देते थे। मैंने पहले बताया कि जब नशीला पदार्थ पी लेते हैं तो किसके साथ क्या व्यवहार किया जाए इसकी समझ खत्म हो जाती थी। इसीलिए लेखक को वापसी के समय अच्छा स्थान नहीं मिला था। अगला प्रश्न देखें। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? इसका उत्तर इस प्रकार होगा। उस समय तिब्बत के पहाड़ों की यात्रा असुरक्षित थी। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था। वहाँ हथियार का कानून न होने पर लोग बिना किसी भय के बंदूक लिए फिरते थे। डाकू पहले लोगों को मार देते और फिर देखते कि उनके पास पैसा है या नहीं। वहाँ के स्थानीय लोग वो भी हथियार लेकर घूमते थे। तो जो दूसरे देशों से या जो इस तरह के यात्री होते थे उनके मन में भय बना रहता था। ये हम पहला भाग ल्हासा की ओर का यहीं संपन्न होता है। अगली कक्षा में हम ल्हासा की ओर के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।